नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो 2 प्रश्नों पर विचार करेंगे हम लोग। ठीक 2 दिन बाद प्रश्नों को लिख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में रंगमंचीयता का प्रश्न, ये पहला। और दूसरा, मोहन राकेश के नाटकों में रंगमंचीयता का प्रश्न। अब देखिए, हम लोग मूल संवेदना को खत्म करके रंगमंचीयता पर आ गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में रंगमंचीयता या अभिनेता का प्रश्न, और दूसरा मोहन राकेश के नाटकों में रंगमंचीयता या अभिनेता का प्रश्न। इन दोनों पर विचार कीजिए 2 दिन बाद, यानी 9 तारीख के लिए। लेकिन उसके पहले राजभाषा हिंदी, याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर पूछा ही जाता है, इससे आप बच नहीं सकते। और सच पूछिए तो बहुत आसान है। अगर आप जीएस पढ़ते हैं, पॉलिटी में थोड़ी बहुत भी रुचि है, और बिना पॉलिटी में, राज व्यवस्था में बिना रुचि के आप कलेक्टर बन भी नहीं सकते। तो रुचि रखनी एक आपकी मजबूरी भी है, और रुचिकर है भी। भाई, आपको अपने आसपास के राजनैतिक परिवेश की समझ तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, तो कह रहा था कि जिनको थोड़ी बहुत भी समझ है राजनीति शास्त्र की, या पॉलिटी विशेष करके जो जीएस में आप लोग पढ़ते हैं उसकी भी, तो ये इशू बहुत आसान है। दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो याद रखिए कि इस पर जो प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर तुलनात्मक चर्चा करें। राष्ट्रभाषा बनाम या वर्सेस राजभाषा। और दूसरा प्रश्न आता है राजभाषा का संवैधानिक विकास। क्या प्रश्न आता है? राजभाषा का संवैधानिक विकास। सबसे पहले 2 बात जेहन में रखिए। पहली बात कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या नहीं है? राष्ट्रभाषा नहीं है। बेशक हिंदी संपर्क भाषा है, जनसंवाद की भाषा है। उत्तर और भारत के क्षेत्रों, उत्तर और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों के बीच संवाद शैली की भाषा है। बेशक हिंदी बाजार भाषा है, बेशक हिंदी संपर्क सूत्र की भाषा है, किंतु यह राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे राष्ट्र या संपूर्ण राष्ट्र या भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र इस हिंदी को अंगीकार नहीं करते। इसके प्रति वो सांस्कृतिक लगाव नहीं है, भावनात्मक लगाव नहीं है संपूर्ण राष्ट्र को लेकर के। एक दूसरी बात याद रखिए कि हिंदी एकल राजभाषा भी नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है वह अंग्रेजी के साथ राजभाषा है। यानी राजभाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अंगीकार किया गया है। बहुत पहले से अंग्रेजी थी, स्वाधीनता आंदोलन के पहले से ही। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिनकी वजह से अब भी अंग्रेजी राजभाषा बनी हुई है। इसे आप लोग राजनैतिक शब्दावली में तुष्टीकरण की नीति भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर नहीं जाना है। दोस्तों, राजभाषा का एक शाब्दिक आशय होता है, एक इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। लिखिए, राजभाषा वह भाषा होती है, चाहे वह बेशक कोई बाह्य भाषा ही क्यों ना हो, या फिर अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर की ही भाषा क्यों ना हो,
किंतु राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग हम राजकाज के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम सरकारी प्रयोजन से करते हैं, जिसका प्रयोग हम कार्यालयीय प्रयोजन से करते हैं, या फिर जो सरकारी पत्र व्यवहार की भाषा है, सरकारी या कार्यालयीय पत्र व्यवहार की जो भाषा है उसे ही राजभाषा कहते हैं। बहुत आसान है। राजा की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा, राजकीय प्रयोजनों की भाषा, यानी मंत्रालयों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी विभागों में जिस भाषा का हम प्रयोग करें वही राजभाषा है और वही कार्यालयीय भाषा है। यानी कार्यालय के बीच, सरकारी कार्यालयों के बीच, मंत्रालयों के बीच, विभागों के बीच, केंद्र राज्यों के बीच, राज्यों और राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की जो भाषा है, जिस भाषा में हम पत्र व्यवहार करते हैं इन सभी प्रयोजनों से, या तो व्यक्ति सरकार को पत्र लिखे या सरकार व्यक्ति को पत्र लिखे। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं नोटिफिकेशन आने पर, अधिसूचना आने पर, तो याद रखिए अधिसूचना सरकार आपको पत्र लिख कर भेजती है, वो भी कार्यालयीय पत्र है। और फिर जब आप फॉर्म भरते हैं आवेदन पत्र, तो व्यक्ति सरकार को आवेदन करता है। यानी चाहे व्यक्ति सरकार को पत्र लिखे, चाहे सरकार व्यक्ति को पत्र लिखे, केंद्र राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार हो, या फिर राज्यों के बीच पत्र व्यवहार हो, या सरकारी कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखें, या किसी का कार्यालय में अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को कोई पत्र लिखा जाए, या फिर भारत सरकार किसी विदेशी सरकार को पत्र लिखे, तो समझिए उन सभी पत्रों की जो भाषा प्रयुक्त होगी वही राजभाषा कहलाएगी। इसीलिए राजभाषा वास्तव में कार्यालयीय पत्र व्यवहार की भाषा है, सरकारी प्रयोजन की भाषा है, राजकाज की भाषा है। इन शॉर्ट प्रशासनिक प्रयोजन या राजकीय प्रयोजन की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। दोस्तों, राजभाषा से कभी भी भावनात्मक लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि राजभाषा बाहरी भी हो सकती है। जो सत्ता पक्ष है अपने लाभ के लिए जिस भाषा को अपना ले, जनता पर थोप दे, इसलिए जनता उससे विशेष भावनात्मक लगाव नहीं रखती। अब आप सोचिए कि बहुत पहले हम लोगों ने तुर्की और फारसी को राजभाषा के रूप में अपनाया। क्या स्वेच्छा से अपनाया था, या उस समय की सरकारों ने, चाहे वो सल्तनत की सत्ता हो, चाहे वो मुगल की सत्ता हो? फिर देखें, अंग्रेजों ने पहले फारसी को फिर अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया। आज यदि देखें तो हिंदुस्तान आज़ाद है, लेकिन इस आज़ाद भारत में हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी जैसी राजभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए राजभाषा बाहरी भी हो सकती है, अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर की भी हो सकती है, लेकिन उससे हमारा कभी भावनात्मक लगाव नहीं लगता। क्यों? वह हमारे सांस्कृतिक विरासत की भाषा नहीं होती, वह आत्मीय शब्दों की भाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो राजभाषा है उसके जो शब्द हैं वो पारिभाषिक होते हैं, और जो पारिभाषिक शब्द हैं, याद रखिए, वह एक प्रकार से बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। जैसे आपका एक टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। इसके लिए दो संस्थाएं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग और दूसरी संस्था विधायी आयोग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीन ये संस्थाएं शब्दों को बनाती हैं। कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई चिट्ठी डाल दिया जाए, चिट्ठी भेज दिया जाए, अब उसकी जगह पत्र निर्गत किया जाए। ये देखिए पारिभाषिक शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ठेका मिल गया,
कुछ लोग कहते ठीका मिल गया, कुछ लोग कहते जिम्मा मिल गया। लेकिन जब उसके लिए हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, संविदा, निविदा, भाई हम लोग कहते हैं बात याद आ रही है, लेकिन उसके लिए कोई शब्द प्रयोग करें, अनुस्मारक। हम लोग कहते हैं यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, लेकिन उसके लिए शब्द देखिए, अधिसूचना, नोटिफिकेशन। तो बोलिए मेरे साथ कि राजभाषा पारिभाषिक शब्दों से बनी भाषा होती है। ये पारिभाषिक शब्द शुष्क होते हैं, सभी इन शब्दों को समझ नहीं सकते, इन शब्दों को समझना सहज नहीं होता। यही वजह है कि राजभाषा के शब्द शुष्क होते हैं, कठिन होते हैं, इन शब्दों से भावनात्मक लगाव नहीं लग सकता। दूसरी बात कि ये आम बोलचाल के शब्द नहीं होते। तो अब देखिए दो अंतर, बोलिए मेरे साथ। राष्ट्रभाषा हर हाल में अपने भौगोलिक क्षेत्र की भाषा हो सकती है, जबकि राजभाषा बाह्य भाषा भी हो सकती है। दूसरा अंतर लिखते जाइए। एक बहुत भयावह बीमारी है कि चुपचाप मुंह खोल करके सुनते हैं हम लोग, और उसके बाद सत्यनारायण व्रत की कथा खत्म होती है, फिर लड्डू की प्रतीक्षा में होते हैं। तो सुनते भी जाइए, कलम भी चलाते जाइए, रुक करके फिर डिक्टेट करते रहते हैं हम, लेकिन लिखते भी रहिए। पहली बात कि जो राष्ट्रभाषा है वह अपने भौगोलिक भूभाग की, वह भौगोलिक क्षेत्र के भीतर की अपनी ही भाषा होती है, किंतु राजभाषा बाहरी भाषा भी हो सकती है। दूसरी बात कि राष्ट्रभाषा के जो शब्द हैं वो आम बोल चाल के, जीवन के जो सहज शब्द हैं, जो सामान्य प्रयोग के शब्द हैं, जो दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द हैं, उन्हीं शब्दों से राष्ट्रभाषा प्रयोग की जाती है, जबकि राजभाषा में पारिभाषिक शब्द आते हैं। कैसे शब्द? अनुस्मारक, रिमाइंडर, है या ना। अब देखिए हर शब्द की हिंदी भी अंग्रेजी भी है। इसका प्रमाण है कि राजभाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। अरे हाँ या ना दोस्तों। दूसरी बात कि जो राजभाषा है वह हर हाल में शुष्क होती है, उसमें कविता नहीं लिख सकते। आप पारिभाषिक शब्दों में क्या कविता लिखते हैं? अनुस्मारक जारी किया जाए, संज्ञान लिया जाए, निविदा जारी की जाए, पृष्ठांकन प्रतिवेदन भेजा जाए, इन शब्दों से आप कविता नहीं लिख सकते। इसलिए राजभाषा साहित्य या कविता की भाषा नहीं होती, शुष्क होती है, जबकि राष्ट्रभाषा आम बोलचाल के शब्दों से जुड़ी होती है, इसलिए हम उसमें कविता भी कर सकते हैं। अरे हाँ या ना दोस्तों। राजभाषा हर हाल में अभिधात्मक होती है। अभिधा का अर्थ जिसका सिर्फ सामान्य अर्थ निकले, पारिभाषिक अर्थ निकले, यानी शब्द कह दिया जाए तो वही अर्थ निकले। किंतु जो राष्ट्रभाषा है वह लाक्षणिक भी होती है और प्रतीकात्मक भी होती है। राष्ट्रभाषा में शब्द का अर्थ अपने से हटकर भी निकलता है। जैसे हम लोग कहते हैं देखो कुत्ता आ गया, तो अब जाहिर सी बात है कि वो चार टांग का कोई विशेष जीव ना हो करके आपका कोई अत्यंत प्रिय मित्र हो, जिसको आपने मुंह लगा रखा है, जो आपको भी कुछ विशिष्ट भाषा में, कुछ विशिष्ट शब्दावलियों में संबोधित करता है। तो जो राजभाषा है हमेशा याद रखिए, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पारिभाषिक होते हैं। कैसे होते हैं? अभिधात्मक होते हैं, उनका एक ही अर्थ निकलता है। जबकि राष्ट्रभाषा की जो शब्दावलियां हैं उनमें लाक्षणिक अर्थ भी निकलते हैं, प्रतीकात्मक अर्थ भी निकलते हैं, व्यंजना प्रधान अर्थ भी निकलते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यह माना गया कि कोई भी राष्ट्रभाषा सांस्कृतिक विरासत की वाहिका होती है। एक तो भावनात्मक रूप से हम उससे जुड़े होते हैं, हमारी संस्कृति हमारे धरोहर की वाहिका होती है, हमारे अतीत की संस्कृति की उसमें स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। किंतु दोस्तों जो राजभाषा है उसके विषय में यह मान्यता है कि राजभाषा कभी भी संस्कृति या धरोहर की वाहिका हो ही नहीं सकती। अब जरा सोचिए, आज की जो राजभाषा है, कह लें कि संसदीय भाषा है, कह लें संविधान की भाषा है, कार्यालय की भाषा है,
उस कार्यालय में ना तो हम अपनी विरासत को देख सकते हैं, ना हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे भी संसद वगैरह हमें बहुत फूहड़ शब्दों में कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान और गरिमा है, यदि आप उसको देखें तो संसद भवनों में या विधायिका में उसे पूरी तरह धूमिल हम लोग देख सकते हैं। फूहड़ भाषा है, जिस प्रकार कुकुरमुत्ता गाली बकता है फूहड़, उस प्रकार हमारे आज के अराजक नेताओं की भाषा है। दोस्तों, राजभाषा का जो संवैधानिक प्रावधान है उसके लिए आपको 6-7 मुद्दों की ढंग से समझ होनी चाहिए। क्या क्या? जरा ये विचार करें। जब भी राजभाषा के संवैधानिक विकास की बात कीजिए तो कम से कम 7 टॉपिक को आप घुला मिला करके तैयार कर लें। और कुछ है नहीं, बार बार कहता हूँ कि ये पॉलिटी का मुद्दा है, लेकिन उसमें थोड़ा साहित्य की चाशनी मिला दीजिए, मज़ा आ जाएगा। क्या क्या? देखिए, जब भी राजभाषा को तैयार कीजिए तो सबसे पहले याद रखिए कि राजभाषा के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि आप लोग संविधान के भाग पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात, संविधान के भाग 5 को याद रखिए। दूसरी बात, संविधान के भाग 6 को याद रखिए। तीसरी बात, संविधान के भाग 17 को याद रखिए। चौथी बात, राजभाषा आयोग कब गठन हुआ था? संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात। किस फॉर्मूले पर? मुंशी आयंगर फॉर्मूले पर। क्या धन्य थे वो दक्षिण भारतीय नेता। हिंदी के विकास में राजगोपालाचारी जैसे लोग, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जैसे लोग, आयंगर जैसे लोग, तिलक जैसे लोग। इतना ही नहीं, चाहे वो गुजरात या महाराष्ट्र या बंगाल के नेता हों, बाल गंगाधर तिलक से लेकर बिपिन चंद्र पाल तक, केशव चंद्र सेन से लेकर के अरविंद घोष तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी तक, और इतना ही नहीं, सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे वो राजगोपालाचारी हों, चाहे वो आयंगर हों, चाहे वो मुंशी हों, सब ने हिंदी को एकमात्र राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की कोशिश की। किंतु ये आज़ादी के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति चली, पर मुखापेक्षी राजनीति चली, मुंह देखने की राजनीति, किसी विशेष को खुश करने की राजनीति, और उसका भला भी नहीं कर पाए। उस राजनीति ने न केवल देश का बंटाधार किया, बल्कि भाषा का भी बंटाधार किया। दोस्तों, तो चौथी बात में राजभाषा आयोग 1955 के प्रावधानों को याद रखें। 5वीं बात में याद रखेंगे हम लोग संसदीय समिति 1959। छठी बात में याद रखिए राष्ट्रपति का आदेश 1960। 7वीं बात में याद रखिए राजभाषा अधिनियम 1963 और इसका संशोधित रूप 67 में आया। 8वीं बात याद रखिए
राजभाषा संकल्प जो 1968 में आया, दिखाई पड़ रहा है बोर्ड। और 9वीं बात याद रखिए, राजभाषा नियम जो 1973 में आया। देखिए पूरी तरह से पॉलिटी है। मैं तो भाई साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, नीति शास्त्र समझ में आता है, निबंध समझ में आता है, थोड़ा बहुत व्याकरण समझ में आता है, लेकिन जब मुझे ये बातें समझ में आती हैं तो इसका अर्थ आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी के अलावा बाकी सारी चीज़ें या नीति शास्त्र के अलावा, निबंध के अलावा बाकी सारी चीज़ें मेरे सर से ऊपर जाती हैं। तो मुझ जैसा बुद्धू बौड़म आदमी जब ये समझ सकता है तो आप क्यों नहीं समझ सकते। दोस्तों, मुद्दा है राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान या राजभाषा के रूप में हिंदी। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित जब किया जाने लगा तो उसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान आए। इसीलिए पूरा प्रश्न है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें या राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए अब तक जो संवैधानिक प्रारूप या प्रावधान तैयार किए गए उनकी रूपरेखा तैयार करें। दोस्तों, संविधान के भाग 5 में 120वें अनुच्छेद की चर्चा है। क्या मैं सही हूं? अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। पहले ही माफ़ी मांग रहा हूं, मेरे पीछे लाठी डंडा लेके मत खड़े हो जाइएगा। संविधान के भाग 5 में 120वें अनुच्छेद की चर्चा की गई है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय विधानमंडलों, दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। संविधान के भाग 5 में 120वें अनुच्छेद के तहत यह चर्चा की गई है कि केंद्रीय विधानमंडलों यानी लोकसभा और राज्यसभा में यानी केंद्रीय विधायिका में किस भाषा का प्रयोग किया जाए। यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य या तो हिंदी या अंग्रेजी में, ध्यान से सुनिए, इसमें विचलन वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। यह प्रावधान किया गया 120वें अनुच्छेद में केंद्रीय विधानमंडलों के लिए कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य या तो हिंदी में अपना वक्तव्य रखें या अंग्रेजी में रखें, क्योंकि दोनों राजभाषाएं हैं। या फिर यदि लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृबोली में बोलने की अनुमति दे सकता है। कितना आसान है। संविधान के भाग 5 में राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए यह प्रावधान किया गया 120वें अनुच्छेद के तहत कि केंद्रीय विधानमंडलों में लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य या तो हिंदी में अपनी बात रखें या अंग्रेजी में, या फिर लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति अनुमति दे तो सदस्य अपनी मातृबोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि लोकसभा राज्यसभा में एक दुभाषिया लगा होता है, कान पे हेडफोन कहिए, ईयरफोन। आप लोगों को क्या लगता है कि वो गाना सुनने के लिए है? हालांकि अब के सदस्य कुछ भी कर सकते हैं, वो सदन में बैठ कर के गरिमा को ख़त्म करके कुछ भी काम कर सकते हैं। पिछले 15-16 वर्षों से कुछ मामला और बिगड़ा हुआ था। दोस्तों, वो वास्तव में दुभाषिया है। आप चाहें तो किसी भाषा का उसमें अंतरण कर सकते हैं, भाषा को परिवर्तित करके आप अपने कोड के तहत आप चाहें तो हिंदी में सुन सकते हैं, अंग्रेजी में सुन सकते हैं। तो भाग 5 में केंद्रीय विधानमंडलों की भाषा की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 6 में
210वें अनुच्छेद की चर्चा की गई है। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 210वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों में, यानी विधानसभा और विधान परिषद में, राज्य विधानमंडलों में सदस्य चाहे तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में अपनी बात रखें, किंतु विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष चाहें, सभापति चाहें तो किसी सदस्य को उसकी मातृबोली में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। आप इधर 3-4 वर्ष पहले, और 3-4 क्या, अभी जो 19 के चुनाव खत्म हुए लोकसभा के, तो आपने देखा होगा कि बहुत से सदस्य मैथिली में बोल रहे थे, बहुत से सदस्य असमी में बोल रहे थे, कुछ लोग बंगला बोल रहे थे। इस पर कई बार विवाद भी उठ गया। कुछ लोगों ने, भाई मैं संविधान की शपथ न लेकर के, कुछ लोगों ने कहा कि मैं अमुक धर्म की शपथ लेता हूँ, तो इस पर विवाद भी उठा। तो भाग 6 में राज्य विधानमंडलों की चर्चा की गई है कि भाषा क्या होगी, या तो सदस्य हिंदी बोलें या अंग्रेजी, या फिर सभापति की अनुमति से अपनी लोक बोली का भी प्रयोग करें। दोस्तों, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 आर्टिकल से लेकर अनुच्छेद 351 में, यानी 351 अनुच्छेद तक की चर्चा की गई है। इन अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक विकास की कई बातें चर्चित हैं या कई प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 की पहली बात कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। दूसरी बात, भारत की राजलिपि देवनागरी होगी। तीसरी बात कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ, 1965 तक, 1965 में यानी 15 वर्षों के पश्चात यदि राष्ट्रपति चाहे, संविधान लागू होने के 15 वर्षों के पश्चात यदि राष्ट्रपति चाहे तो अंग्रेजी का पूरी तरह लोप करके हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्थापित कर सकता है, तथा देवनागरी के अंकों, जो हम लोग लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे देवनागरी के अंकों का लोप करके रोमन के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग कर सकता है, उन्हें जारी कर सकता है। यानी ऐसे अंक 1, 2, 3, 4 इनको खत्म कर सकता है। तो अनुच्छेद 343 में ये 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, भारत की राजभाषा हिंदी होगी। दूसरी बात, भारत की राजलिपि भारत की राजलिपि देवनागरी होगी। तीसरी बात, संविधान लागू होने के 15 वर्षों के पश्चात यदि राष्ट्रपति चाहे तो अंग्रेजी को खत्म करके हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्थापित कर सकता है। और चौथी बात कि देवनागरी के अंकों का प्रयोग, इन अंकों का प्रयोग खत्म करके रोमन के अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का, यानी इन रूपों का 1, 2, 3, 4, इन रूपों का प्रयोग स्वीकार कर सकता है और इन्हें लागू कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। दोस्तों, 343 के बाद अनुच्छेद 344 में भी 3 बड़ी बातें हैं। अनुच्छेद 344 यह कहता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए सबसे पहला काम यह किया जाए कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात, यानी संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। 5 वर्ष पश्चात यानी 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाए। यानी राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 344 में ही किया गया है। दूसरी बात, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के पश्चात एक राजभाषा समिति गठित की जाए, यानी 1960 में। तीसरी बात कि केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की क्या भाषा हो, इस पर भी विचार सबसे पहली बार
अनुच्छेद 344 में ही किया गया कि केंद्र तथा राज्य संबंधों को लेकर जो पत्र व्यवहार है उसमें भाषा का क्या प्रयोग हो। दोस्तों, आर्टिकल 345 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल यदि चाहें तो अपनी ओर से किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे विधानमंडल के तौर पर उस भाषा का प्रयोग हो या सरकारी कार्यालयों में। यदि विधानमंडल ऐसा न कर पाए तो फिर अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा उन राज्यों में। 345 में इस बात का प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल यदि चाहें तो अपनी ओर से किसी प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। दोस्तों, आर्टिकल 346 में राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक विकास के लिए यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा क्या हो, इस पर विचार किया जाए। यानी 344 में तो हम लोग देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा। 346 में राज्य जो अंतर्राज्यीय मामले हैं उनको लेकर के पत्र व्यवहार हिंदी में लिखा जाए, उन्हें पत्र या अंग्रेजी में लिखा जाए, इस बात का प्रावधान। 347 अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 347 में यह प्रावधान किया गया है या इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई राज्य चाहे तो उस राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग उसके चाहने पर तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति से उस राज्य में द्वितीय राजभाषा का गठन किया जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि उर्दू वहाँ द्वितीय राजभाषा है। तो किसी राज्य में द्वितीय राजभाषा का प्रावधान 347, याद रखिए, ये पीटी के भी प्रश्न हो सकते हैं, है या ना, जीएसपीटी में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 348 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में डिक्री, आदेश आदि की भाषा क्या हो, इस बात का प्रावधान किया गया है। यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च या अधीनस्थ न्यायालयों में डिक्री वगैरह की भाषा, आदेश की भाषा, सजा वगैरह की भाषा या संज्ञान की भाषा अंग्रेजी ही हो, आवश्यकता पड़ने पर उसका अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, आर्टिकल 350 इस बात के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा और शैक्षणिक व्यवहार की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति इस बात का ध्यान रखे कि अल्पसंख्यक समुदायों की जो शैक्षणिक भाषा है या शिक्षा की भाषा है उसका ध्यान रखा जाए, उसे संरक्षण प्राप्त हो। इसीलिए आप देखे होंगे कि चाहे आप किसी भी राज्य के हों, वहाँ उर्दू स्कूल भी हैं, बंगला स्कूल, यानी एक तो ये भाषाई, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी ऐसी भाषाओं का प्रावधान है। उन भाषाओं में स्कूल चलाए जाते हैं और बाकायदे उस भाषा के पेपर हैं, उन भाषा पर परीक्षा भी होती है, उसके शिक्षक भी हैं। दोस्तों, आर्टिकल 351 कहता है कि यह केंद्र का पूरी तरह से उसकी जवाबदेही होगी कि राज्यों में राजभाषा का संतुलित और समग्र विकास हो रहा है या नहीं, उसकी देखरेख जारी रहे। यानी केंद्र का यह दायित्व बनता है कि वह समय समय पर राज्यों की निगरानी करे कि वहाँ हिंदी या राजभाषा के रूप में हिंदी का समुचित विकास हो रहा है कि नहीं। तो ये थे संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 के प्रावधान। दोस्तों, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग का गठन हुआ और इसमें कई छोटी बड़ी बातें थीं। सबसे पहली बात इसमें कि हिंदी के रूप में राजभाषा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता जरूरी है। दूसरी बात कि दक्षिण भारत में भी
हिंदी का विकास हो, किंतु 45 वर्ष से जो कम उम्र के हों उन्हें ज़बरदस्ती या बलपूर्वक हिंदी नहीं सिखाया जाए। 45 से जो अधिक हों उन्हें छोड़ दिया जाए, 45 से जो कम हों उन्हें बलपूर्वक न सिखाया जाए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पुरस्कार भी दिया जाए, प्रोत्साहन भी दिया जाए। यदि बाकी इन बातों की बात करें, संसदीय समिति 1959, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 63 और राजभाषा संकल्प, तो इसमें आप देखेंगे बहुत मिलती जुलती बातें हैं। कैसे मिलती जुलती बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हिंदी का विकास दक्षिण में भी हो, दक्षिण के सरकारी कार्यालयों में भी लोगों को हिंदी की कार्य साधक जानकारी दी जाए। एक जो बहुत विचित्र बात आई कि उत्तर भारत के लोगों को भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सिखाई जाए। यदि दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी सिखाई जाए तो अनिवार्य रूप में उत्तर भारत के लोगों को भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सिखाई जाए। 14 वर्ष तक की आयु के सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से हिंदी की शिक्षा दी जाए। 45 वर्ष से कम के जितने सरकारी अधिकारी हैं उन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी की शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। यदि वह सीख गए तो उन्हें पुरस्कार दिया जाए, न सीखने पर उन्हें दंड न दिया जाए। 45 वर्ष से अधिक के अधिकारियों को छूट दी जाए। अब देखिए किस प्रकार की ये नीतियां थी, मतलब राजभाषा के रूप में हिंदी को सिखाने को लेकर ना तो कोई दंड का प्रावधान किया गया। जब आप राजभाषा नियम 1973 को देखेंगे तो 1973 में दोस्तों पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में हिंदी भाषी राज्यों को रखा गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वगैरह। खंड ख में जिन्हें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं उन्हें रखा गया, और खंड ग में दक्षिण भारतीय राज्यों को रखा गया। और इसका आधार यह था कि खंड क में पूरी तरह से पत्र व्यवहार हिंदी में हो, खंड ख में भी पत्र व्यवहार हिंदी में ही हो, ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया जाए, और खंड ग में पूरी तरह से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में हो। 1973 के राजभाषा नियम में भारतीय क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया था, खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में पत्र व्यवहार पूरी तरह हिंदी में हो, यानी सरकारी कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार हो या कार्यालय किसी व्यक्ति को पत्र लिखें तो पूरी तरह से हिंदी में हो। खंड ख में भी पत्र व्यवहार हिंदी में हो, ज़रूरत पड़ने पर अनुवाद प्रस्तुत किया जाए। खंड ग में पत्र व्यवहार पूरी तरह अंग्रेजी में हो। दोस्तों, राजभाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक विकास के लिए कई संस्थाएं गठित की गईं, जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका काम था पारिभाषिक शब्दों का गठन 1961 में, जैसे विधायी आयोग का गठन, विधि और कानून से संबंधित शब्दों का निर्माण। इसी के तहत केंद्रीय हिंदी अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में, केंद्रीय हिंदी विभाग, इस प्रकार की कई संस्थाएं गठित की गईं जो न केवल हिंदी के अनुवाद को लेकर या हिंदी की समीक्षा को लेकर या हिंदी में कार्य साधक जानकारी को लेकर, अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी सिखाने को लेकर ये संस्थाएं गतिशील रही हैं। अद्यतन यदि देखें तो राजभाषा के विकास को लेकर के कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। जो प्रारूप बना दिया गया था संविधान लागू होने के समय, या यूं कहें कि 73 के बाद थोड़ा बहुत 91 में भी संशोधन, आज की तारीख में कोई बहुत विशेष बात या कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि राजभाषा पूरी तरह से हिंदी हो या एकल राजभाषा हिंदी हो। इस बात को लेकर के कि दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, भारत के सभी राज्य, सभी क्षेत्रों में एकमात्र हिंदी राजभाषा रहेगी, इस बात को लेकर अब तक कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। नीतियां वही हैं, ढुलमुल प्रकार की रही हैं। इसीलिए
भाषाई स्तर पर भी विविधता है, राजभाषा के स्तर पर भी विविधता है। राजभाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। हालांकि राजभाषा मानकीकरण का प्रयास है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द विविधता मूलक शब्दों की जगह एकरूपता से भरे होते हैं। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हिंदी की भारत की राजभाषा भी विविधता से भरी है। एक तो हमारी हिंदी ही विविधता मूलक है, अनेक रूपता से ग्रसित है, किंतु राजभाषा भी विविधता से ग्रसित है। हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, कुछ राज्यों में द्वितीय राजभाषा भी है। तो ये मोटा मोटी संवैधानिक प्रावधान थे। अगर आप अपनी ओर से कुछ विशेष पढ़ना चाहते हैं तो एक बार राजभाषा आयोग 1955 के प्रावधान को थोड़ा ढंग से देख लीजिए। हरदेव बाहरी जी की किताब में बहुत साफ और स्पष्ट रूप में ये बातें हैं, पॉलिटी के मुद्दे की तरह। एक बार राजभाषा अधिनियम के मुद्दों को देखिए। जैसा जो बताया, मोटी मोटी बातें वही हैं। संकल्प को देखिएगा तो संकल्प मान के चलिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नियम बनाए थे या जो आदेश जारी किए थे, उन्हीं आदेशों को संकल्प 1968 में पारित किया गया था। राजभाषा नियम थोड़ा महत्वपूर्ण है, खंड क खंड ख ग के रूप में। तो एक बार आप हरदेव बाहरी जी से पढ़ भी सकते हैं। अगर ना पढ़ें तो इतनी बात भी सुन के लिख दीजिएगा, तो नंबर आपके कटेंगे नहीं। दोस्तों, ठीक 2 दिन बाद 2 प्रश्नों पर विचार कीजिए। जैसा कि कहा, भारतेंदु के नाटकों में अभिनेता का प्रश्न और मोहन राकेश के नाटकों में अभिनेता का प्रश्न। अब आप कहेंगे कि ये बीपीएससी में नहीं है, ये यूपीपीसीएस में नहीं है। इनमें से एक हर जगह है और आईएएस में दोनों है। तो जो समझ में आए लिख लिया कीजिए, जिरह बहस नहीं, लिखिए, मज़ा आएगा। बहुत से लोग खूब लिख रहे हैं, मज़ा आता है। कुछ तो नाम ऐसे हैं जो दिन रात प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ग्रुप पर कई बार प्रश्न नहीं लिख पा रहा हूँ। इधर लगभग महीने भर से कुछ काम का बोझ बढ़ा हुआ है। बाद में बात करेंगे उस पर, कैसा काम है, आप ही के फायदे के लिए है। दोस्तों, जो पिछले यानी 1 दिन पहले एक प्रश्न दिया था, अवधी और ब्रजभाषा पर तुलनात्मक चर्चा, तो इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। मिस मत कीजिएगा उस क्लास को, बहुत फायदेमंद क्लास रहेगी, क्योंकि अवधी और ब्रज में एक तो पक्की बात आना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।